प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि माइक्रोब्स किस तरह से अल्कोहल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अपना रोल प्ले करते हैं। आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से माइक्रोब्स एनर्जी जनरेशन में अपना रोल प्ले करते हैं और बायोगैस बनाने में किस तरह से हेल्प आउट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ जो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है और इससे इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज़ को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। अब फॉसिल फ्यूल्स के क्या बेनिफिट्स हैं, सबसे पहले हम इस चीज़ को देख लेते हैं। फॉसिल फ्यूल्स क्या करते हैं कि एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं लार्ज स्केल पे। इट मीन्स कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। इसके अलावा ये एग्रीकल्चरल, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी हेल्प आउट करते हैं। अगर हम बात करें बायोमास की तो फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो बायोमास भी जनरेट करते हैं, ठीक है। और अगर पोटेंशियल एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इनके ह्यूमन हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हैं। अब अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड टेक्नोलॉजीज़ में से एक है और बायोमास एनर्जी को यूज़ करने में, उसकी एक्सप्लॉयटेशन में अपना मेजर रोल प्ले करती है। अगर स्टेप्स की हम बात करें तो किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी अपना रोल प्ले करती है, तो फर्स्ट वन क्या हो जाता है, बायोमास। अब बायोमास कहाँ से आता है? प्लांट्स से भी आ सकता है, एनिमल से भी आ सकता है और माइक्रोब से भी आ सकता है। बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें डिफरेंट माइक्रोबियल प्रोसेसेस रन किए जाते हैं और उसके बाद बायोमास एनर्जी बन जाती है, ठीक है। अब बायोमास एनर्जी को यूज़ कैसे किया जाता है कि जितना भी बायोमास है, चाहे वो प्लांट से हो, एनिमल से हो या माइक्रोब से हो, उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है कि फोटोसिंथेसिस में उसकी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन की जाती है। अब बायोमास अगर वो प्लांट से आ रहा है, एनिमल से आ रहा है या माइक्रोब से आ रहा है, उसकी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जब की जाती है तो उससे बायोमास बन जाता है, ठीक है। अब बायोमास में क्या होता है कि ग्लोबल कार्बन साइकिल में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और ये कार्बन साइकिल कहाँ पे हो रहा होता है? बायोस्फीयर में। अगर हम ग्लोबल कार्बन साइकिल ऑफ बायोस्फीयर की बात करें तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल क्या होता है कि सनलाइट आ रही है जो कि एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी है और मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। इसके बाद एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड भी आ रहा है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हो रही है, फिर उससे बायोमास बन रहा है, ठीक है, जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स इंक्लूडेड हैं। उसके बाद बायोमास की यूटिलाइजेशन हो रही है, मतलब बायोमास यूज़ हो रहा है किस फॉर्म में? एनर्जी की फॉर्म में। और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है और किन प्रोसेस के रिजल्ट में रिलीज़ होता है? या तो रिस्पायरेशन के प्रोसेस में या फिर कंबस्टन के प्रोसेस में, और यही कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा एटमॉस्फेयर में चला जाता है। आजकल जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं या बायोमास को कन्वर्ट करना हो यूज़फुल एनर्जी में, तो इसमें माइक्रोब्स की इंगेजमेंट है, ठीक है, माइक्रोब्स इन्वॉल्व हैं इसमें। अब कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है और कार्बन साइकिल भी इन्वॉल्व है इसमें, और बायोमास की जो एनर्जी है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प आउट करती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि बायोमास एनर्जी क्या है और किस तरह से ये यूज़ होती है, ठीक है। बायोमास एनर्जी डेवलपिंग कंट्रीज़ में फ्यूल वुड से, एनिमल वेस्ट से और एग्रीकल्चरल रेजिड्यूज से बनती है। अब इस बायोमास को हम एनर्जी जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं और इससे एनर्जी किस तरह जनरेट होती है? माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से, ठीक है। माइक्रोब्स अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं और एनर्जी की प्रोडक्शन करते हैं। बायोमास यूज़ किस पर्पज़ के लिए होती है? तो फर्स्ट वन आ जाता है कि एनर्जी जनरेशन, सेकंड मैनेज एनिमल वेस्ट, एनिमल के जो वेस्ट होते हैं, ठीक है, जो एनिमल का वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको मैनेज करने में। इसके अलावा जितने भी एग्रीकल्चरल रेजिड्यूज़ हैं, जो एग्रीकल्चर मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि कोई भी फसल है वो जब तैयार हो जाती है, जब उसको काटा जाता है और उसके बाद नीचे खेत में जितने भी उसके रेजिड्यूज़ बच जाते हैं उनको ट्रीट करने में या उनकी मैनेजमेंट में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एनवायरनमेंट के अंदर जितनी भी हमारे पास पोल्यूशन हो रही है उसको कम करते हैं। जो पोल्यूटेंट्स हैं, जो पोल्यूशन कॉजिंग एजेंट्स हैं, उनको रिमूव करते हैं और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर हम बात करें कि बायोमास का एनर्जी कंटेंट क्या है या कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी ये प्रोड्यूस करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जब कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हो रही होती है तो उस टाइम पे हर एक मोल के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के हर एक मोल के लिए तकरीबन 114 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है। अब सोलर रेडिएशन की अगर हम बात करें तो एनुअली या एनुअल बेसिस पे तकरीबन 1,78,000 टेरावाट्स सोलर रेडिएशंस जो हैं वो अर्थ सरफेस से टकराती हैं, ज़मीन से टकराती हैं, और जितनी भी ग्लोबल एनर्जी कंजम्पशन है उसका ये तकरीबन 15,000 टाइम्स आता है, ठीक है।
फोटोसिंथेसिस में चूँकि एनर्जी कैप्चर हो रही होती है, सनलाइट कैप्चर होती है, और ये जितना भी कैप्चरिंग है सनलाइट की वो तकरीबन ग्लोबल एनुअल एनर्जी कंजम्पशन के 10 टाइम्स है, ठीक है। इट मींस कि सिर्फ सोलर रेडिएशन का स्मॉल पोर्शन या बिल्कुल कम अमाउंट में सोलर रेडिएशन यूज़ होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। सो बायोमास एनर्जी को स्टोर करता है जो कि सोलर रेडिएशन से आती है, और वो एनर्जी किसके कौन से प्रोसेस के दरमियान में बनती है या कौन से प्रोसेस के थ्रू बनती है, वो बनती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ठीक है। अब जो स्टोर्ड एनर्जी होती है उसको हम एज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर सकते हैं बायोमास, और जो जितनी भी एनर्जी है जो ऑब्टेन की जाती है इससे, वो अपना एक अहम रोल प्ले करती हैं। और किस चीज़ में अपना अहम रोल प्ले करती हैं कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ला सकें और एनर्जी सिक्योरिटी में अपना रोल प्ले करती हैं, ठीक है। सो बायोमास एनर्जी एक रिन्यूएबल और सस्टेनेबल सोर्स है। ये एनर्जी प्रोडक्शन में, वेस्ट मैनेजमेंट में और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में हेल्प आउट करता है। और इस सब में कौन इन्वॉल्व है? माइक्रोब्स इन्वॉल्व हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें कि बायोमास सोर्सेज की कौन कौन सी एग्जांपल्स है, तो फर्स्ट वन आपके पास आ जाता है फ्यूल वुड। अब ये ऐसी वुड होती है जो कि ट्रीज या प्लांट से ली जाती है। इसके अलावा एनिमल वेस्ट, और उसमें आ जाता है डंग एंड अदर एनिमल वेस्ट, ठीक है। अगर क्रॉप रेजिड्यूज़ की बात करें तो उसमें स्टॉक्स आ जाते हैं, हस्क्स आ जाते हैं और स्ट्रॉज वगैरह आ जाते हैं। एग्रो इंडस्ट्रियल रेजिड्यूज़ की अगर हम बात करें तो उसमें ब्रैन, पील्स एंड शेल्स वगैरह आ जाते हैं। अगर हम म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट की बात करें तो उसमें ऑर्गेनिक फ्रैक्शन ऑफ वेस्ट आ जाता है, ठीक है। वेस्ट का ऑर्गेनिक पार्ट आ जाता है। और अगर हम माइक्रोबियल बायोमास की बात करें तो ये सारा बायोमास कौन बनाता है? माइक्रोबियल एक्टिविटी के थ्रू बनता है। अब माइक्रोब्स का क्या रोल है इसमें? माइक्रोब बायोमास को डिकम्पोज करने में हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा जो सिंपल नहीं, जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, और इस सारे प्रोसेस से जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो हार्मलेस होती है और यूजफुल पर्पसेस के लिए यूज़ होती है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं बायोगैस को कि बायोगैस क्या है। बायोगैस में तकरीबन 50 to 75% मीथेन होती है। इसके अलावा कुछ नाइट्रोजन गैस के और दूसरी गैसेस वगैरह के ट्रेसेस होते हैं, और बाकी जो हिस्सा जो पोर्शन बच जाता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं। बायोगैस किस तरह से बनाई जाती है? डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। फर्मेंटेशन का प्रोसेस रन किया जाता है, और डिफरेंट जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उनसे बायोगैस बनाई जाती है। स्टेप्स आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट हैं जिसमें वेस्ट आ जाते हैं, स्लजेस या क्रॉप्स रेजिड्यूज़। फिर एनारोबिक डाइजेशन कराई जाती है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद बायोगैस बन जाती है जिसकी प्रोपोर्शन वही आ गई, मीथेन आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम ट्रेसेस, और उसको एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। अब इसमें जो मेन रोल है वो है मिथेनोजेंस का। मिथेनोजेंस ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि कार्बन एंड हाइड्रोजन से मीथेन की प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं। मिथेनोजेंस में मेन जो ग्रुप आ जाता है दैट इज़ आर्की, और आर्की क्या है? मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हैं। अगर हम बायोगैस की कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें मीथेन आ जाता है 50 to 75%, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है 25 to 45%, नाइट्रोजन आ जाती है 0 to 5%, और बाकी जो ट्रेसेस हैं उनमें आ जाती हैं H2 एंड H2S, ठीक है। अगर हम इंपॉर्टेंस या यूजेस की बात करें तो बायोगैस एज अ रिन्यूएबल सोर्स यूज़ हो सकती है और इको फ्रेंडली एनर्जी सोर्स है। कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए और लाइटिंग वगैरह के लिए यूज़ की जाती है। फॉसिल फ्यूल्स पे जितनी भी डिपेंडेंस है ह्यूमंस की अपनी लिविंग के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, उसको कम करती है। इसके अलावा इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट यूज़ होता है जिससे पोल्यूशन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, और स्लरी जो कि बाय प्रोडक्ट है ये एक बहुत अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जिसको डिफरेंट क्रॉप्स में एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है। बायोगैस क्या है कि एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प आउट करती है, वेस्ट मैनेजमेंट में हेल्प आउट करती है, इसके अलावा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में हेल्प आउट करती है। बायोगैस में ऑर्गेनिक मैटर की एनारोबिक फर्मेंटेशन कराई जाती है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाता है, और ये एक क्लीन और रिन्यूएबल सोर्स है, ठीक है, एनर्जी का। अब मीथेन जो प्रोड्यूस कराई जाती है उसमें मेन रोल है मिथेनोजेंस का, और मीथेन चूँकि इसका एक एम जो है वो मेन कंपोनेंट है, और मीथेन को प्रोड्यूस करने में मिथेनोजेंस यूज़ होते हैं, और मिथेनोजेंस में सबसे मेन यूज़ होता है आर्की बैक्टीरिया जो कि मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द बायोगैस प्रोडक्शन फ्रॉम एक्टिवेटेड स्लज, एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको निकाला जाता है, और डिफरेंट स्टेजेस में ये सेटलिंग टैंक्स में प्रेजेंट होता है, और उन सेटलिंग टैंक्स में से इसको निकाला जाता है। इसको हम एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं, ठीक है। अगर हम बायोगैस प्रोडक्शन की बात करें कि एक्टिवेटेड स्लज से बायोगैस प्रोडक्शन किस तरह से होती है, तो स्लज को रिमूव किया जाता है
ठीक है, और फिर उसको सील कर दिया जाता है। उसमें जो फिर एफ्लुएंट वाटर होता है या जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको एक वेट कंटेनर टाइप होता है, ठीक है, उसमें से रिमूव कर दिया जाता है। फिर एनएरोबिक माइक्रोब्स जिनको हम मिथेनोबैक्टीरिया या मिथेनोजेंस कहते हैं, उनको ऑर्गेनिक मैटर के बॉटम में रख दिया जाता है और उनको अलाउ कर दिया जाता है कि वो अपना फंक्शन परफॉर्म करें। फिर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है वो उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है। अब जब सील्ड वेट बनाया जाता है ना, तो उसमें मतलब थोड़ी सी एक जगह छोड़ी जाती है जहाँ से वाटर रिमूव होता है, और फिर उसी टैंक में प्रेशर और डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करके वहाँ से मीथेन गैस को निकाला जाता है। अब ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे एनर्जी प्रीमियम पे होते हैं वहाँ पर इस गैस को यूज़ करके पावर मशीनरी भी रन की जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें मीथेन गैस की या बायोगैस की, तो मीथेन गैस को बनाने में जो सबसे बड़ा रोल है वो किसका है? एनएरोबिक डिकम्पोजिशन का। और एनएरोबिक डिकम्पोजिशन जो ऑर्गेनिक मैटर की होती है वो कौन करता है? मिथेनोजेंस या एनएरोबिक माइक्रोब्स। अब इस मीथेन गैस को हम इसकी स्मेल को जो है हम अपनी नोज़ से भी डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मीथेन गैस अगर इस तरह से इस वे में प्रोड्यूस की जाए, मतलब उसको वेट में प्रोड्यूस किया जाए, तो उसको फिर हम बायोगैस कह देते हैं, ठीक है। बायोगैस अब मिक्सचर किसका होता है? मीथेन का, कार्बन डाइऑक्साइड का और दूसरी गैसेस का। सो इसका फुल प्रोसेस क्या होगा कि जो एक्टिवेटेड स्लज होता है जिसको हम सेटलिंग टैंक से कलेक्ट करते हैं, उसको कंक्रीट सील्ड वेट में डाला जाता है, ठीक है, जिसको हम डाइजेस्टर भी कहते हैं। फिर एनएरोबिक बैक्टीरिया या एनएरोबिक जो डाइजेशन होती है उसको माइक्रोब्स कैरी आउट करते हैं और उससे बायोगैस या मीथेन बन जाती है, जिसको पावर मशीनरी में यूज़ किया जाता है। और उस पावर मशीनरी को कहाँ पे एडजस्ट किया जाता है? सीवेज प्लांट्स में, ठीक है। एंड अगर हम बात करें बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही है कि बायोगैस जो है वो एक्टिवेटेड स्लज से बनाई जाती है और माइक्रोब्स का एक्शन परफॉर्म होता है और वह एनएरोबिक एक्शन होता है। मीथेन मेन कंपोनेंट होता है बायोगैस का। इसके अलावा जो इसकी बाकी रेशो होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अदर गैसेस के ट्रेसेस होते हैं और इसको पावर जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और वो पावर कहाँ पे जनरेट हो रही होती है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर। अगर हम देखें कि किस तरह से बायोगैस पावर जनरेशन होती है और किस तरह से हीट सप्लाई सिस्टम वर्क करता है, फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम रॉ गार्बेज या ऑर्गेनिक वेस्ट लेते हैं, ठीक है। और वो वेस्ट कहाँ से आता है? काऊ हाउस से, ठीक है, या फिर एक्सक्रीमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक से। इसके अलावा स्कूल्स वगैरह से और फूड प्रोसेसिंग कंपनीज से। अब जो रॉ गार्बेज होता है उसमें टैंक के अंदर उसको रखा जाता है, ऑर्गेनिक वेस्ट को भी टैंक के अंदर रखा जाता है और वहाँ से मीथेन फॉर्मेशन होती है। फिर बायोगैस बनती है जो कि मीथेन होती है। फिर गैस इंजन रन होता है और वहाँ से हीट और इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन होती है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट कि कैटल डंग से बायोगैस की प्रोडक्शन किस तरह से होती है, तो इस प्रोसेस में डिफरेंट स्टेप्स हैं। फर्स्ट वन स्टेप क्या है कि जो 50% ऑफ स्लज होता है वो वेट्स में डाइजेस्ट हो जाता है। फिर इन वेट्स को एम्प्टी किया जाता है और वेस्ट मटेरियल को थ्रू आउट द ग्राउंड उसको स्प्रेड कर दिया जाता है ताकि वो ड्राई हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब वो ड्राई हो जाता है तो इस मटेरियल को कलेक्ट कर दिया जाता है, फिर उसको पैक किया जाता है और सोल्ड उसको सेल कर दिया जाता है मार्केट में एज अ लैंड फर्टिलाइज़र। अब जो कैटल डंग से बायोगैस बनती है वो रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। किस तरह से इम्पॉर्टेंट है कि वो उसको एज अ फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फील्ड्स की इफ़ेक्टिव हैंडलिंग में भी यूज़ कर सकते हैं और इनमें डिफरेंट प्लांट एसेंशियल्स वगैरह होते हैं जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बेनिफिट्स की बात करें तो बायोगैस क्लीन और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। इसके अलावा ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को बहुत हद तक कम कर देता है और वेस्ट मैनेजमेंट में हेल्प आउट करता है। जो स्लरी होता है जिसको हम एज अ बाय प्रोडक्ट भी यूज़ करते हैं, ठीक है, ये एक बहुत अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है क्रॉप्स के लिए, फसलों वगैरह के लिए। इसके अलावा ये सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है और क्रॉप यील्ड को भी इंक्रीज़ करता है। और जो मिथेनोबैक्टीरिया होते हैं वो कैटल का जो र्यूमेन होता है ना, डाइजेस्टिव पार्ट का एक डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, र्यूमेन में पाए जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे ये क्या करते हैं? सेलुलोज की ब्रेक डाउन करते हैं और कैटल के फॉडर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब सेलुलोज क्या है कि ये एक कंपाउंड है और फॉडर क्या है कि जो हम उनको चारा वगैरह डालते हैं ना उसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो गोबर है वो बायोगैस प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है, ठीक है। ये ना सिर्फ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है बल्कि साथ साथ ये एज आ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी यूज़ होता है जो कि सॉइल हेल्थ को और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है।
कैटल डंग से बायोगैस कैसे बनती है, अब हम इसके स्टेप्स देखते हैं। कैटल डंग, जिसको हम आम ज़ुबान में गोबर भी कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। इसीलिए इस डंग को यूज़ किया जाता है कि ताकि उससे बायोगैस बनाई जा सके। इस गैस को गोबर गैस भी कहते हैं। अब बायोगैस प्लांट जो कि एक टैंक होता है और तकरीबन 10 to 15 फीट वो गहरा होता है, ठीक है। अब इसमें जितने भी बायो वेस्ट होते हैं या डंग होते हैं उसको इस टैंक के अंदर डाला जाता है, ठीक है। जो गैस प्रोड्यूस होती है उसको कलेक्ट कर दिया जाता है और फिर उसको एक आउटलेट के थ्रू सेंड कर दिया जाता है, ठीक है। और जो स्लरी होती है वो टैंक में बाकी रह जाती है और उस स्लरी को हम एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। अब बायोगैस के यूजेस क्या हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज़ होती है, लाइटिंग के लिए भी यूज़ होती है और कुकिंग वगैरह के लिए भी यूज़ होती है। अगर हम स्लरी के और यूजेस के बारे में बात करें जो कि टैंक में रह जाती है, तो ये एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ होती है, सॉइल की फर्टिलिटी और क्रॉप यील्ड को बढ़ाती है, ठीक है। फर्मेंटेशन के लिए एज अ सबस्ट्रेट भी यूज़ हो सकती है। और ऐसी क्रॉप्स जिनको काटने के बाद, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम मेज़ की बात करें, गन्ने की बात करें, ठीक है, या फिर जितने भी हमारे पास वाटर प्लांट्स हैं, ठीक है, लाइक वाटर हायाकिंथ, उनमें भी यूज़ हो सकता है। डायग्रामेटिकली अगर हम बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट को देखें तो इसके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट वन आ जाता है इनलेट। इनलेट एक ऐसा पार्ट है जहाँ से रॉ मटेरियल जो कि डंग या वाटर है उसको टैंक के अंदर डाला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका लैट्रिन। लैट्रिन क्या करता है कि डंग और वाटर की मिक्सिंग में हेल्प आउट करता है। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है डाइजेस्टर। डाइजेस्टर हमारे पास टैंक का मेन हिस्सा होता है जहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और वो ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं, उसकी तोड़ फोड़ करते हैं और बायोगैस बनाते हैं। उसके बाद जो चौथा पार्ट है दैट इज़ आउटलेट। आउटलेट से क्या होता है कि जितनी भी स्लरी या जो लेफ्ट ओवर मटेरियल होता है टैंक में वो रिमूव होता है। और अगर हम बात करें बायो स्लरी की, तो जो डिस्चार्ज स्लरी होती है उसको कलेक्ट कर दिया जाता है एक पिट के अंदर और उसको एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है। अब बायोगैस जो डाइजेस्टर के अंदर बनती है उसको कलेक्ट कर दिया जाता है गैस होल्डर के अंदर और जो लेफ़्ट ओवर स्लरी होती है उसको हम एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ कर देते हैं, ठीक है। अगर हम बायोगैस के यूज़ेस के बारे में बात करें ये एज अ इंजन फ्यूल भी यूज़ हो सकता है। मीथेन और बायोगैस, इन दोनों को हम एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। किस में यूज़ कर सकते हैं? इंटरनल कंबस्टन इंजन्स में, फॉर एग्जांपल किसी कार वगैरह में, या फिर गैस टरबाइंस में, या किसी लाइनर वगैरह में, ठीक है। अगर हम इसकी सेकंड बेनिफिट की बात करें तो आ जाता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। अब ये इंजन जिनके अंदर पावर पम्प्स वगैरह होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल कार हो गई या स्लुइसेस वगैरह हो गई, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं और लार्ज अमाउंट में पावर को डिलीवर करती हैं इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड सिस्टम में। ये इको फ्रेंडली भी है, ठीक है। अब जो हमारा लोकल सीवेज प्लांट होता है वो इको फ्रेंडली भी होता है। अब इसमें अगर हम वेस्ट ट्रीटमेंट करते हैं तो इससे ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं या दूसरे जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं वो एनवायरनमेंट में रिलीज़ नहीं होते। इट मीन्स अगर होते भी हैं तो वो बहुत कम अमाउंट में होते हैं। पावर सप्लाई की अगर हम बात करें तो ये पावर सप्लाई में भी हेल्प आउट करता है और वो पावर सप्लाई कहाँ जाती है? ट्रीटमेंट प्लांट में, ठीक है। बायोगैस क्या है कि आपके पास एक रिन्यूएबल और क्लीन एनर्जी रिसोर्स है, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करता है, एज अ फ्यूल यूज़ हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी भी इससे बन सकती है और पावर सप्लाई में भी हेल्प आउट करता है। इसके अलावा जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है उसको भी काफ़ी हद तक ये बेहतर बनाता है। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप सो कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।